नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में राजस्थान के प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे थे और राजस्थान के प्राचीन इतिहास में किस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई। फिर हमने पाषाण काल के बारे में देखा। पाषाण काल के बाद कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और आहड़ सभ्यता के ही एक केंद्र गिलुंड के बारे में हमने अध्ययन किया था। साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता। साथियों, याद रखना, एग्जाम में कालीबंगा, आहड़, ये गणेश्वर और बेराट, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो छोटी मोटी सभ्यता है जैसे रेड है, सुनारी है या बालाथल है, रंगमहल है, यहीं से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना फोकस करना है, जितनी एनर्जी हमें लगानी है वो इन चार सभ्यताओं के अध्ययन में लगानी है। खैर, यहाँ प्राचीन राजस्थान से तो प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बोरियत भी इसमें महसूस होती है तो कोई घाटे वाला सौदा ये नहीं है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता की हम बात कर रहे हैं और गणेश्वर सभ्यता की लोकेशन अगर हम देखें कि किस स्थान पर ये गणेश्वर सभ्यता फली फूली, तो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में इस सभ्यता का विकास हुआ। कांतली नदी के किनारे पर इस गणेश्वर सभ्यता की शुरुआत हुई। इसका उत्खनन 1977 में पहली बार आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। देन उसके बाद 1978 से लेकर 89 तक विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। हजारों एग्जामों में पूछा हुआ है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, तो वो होगी आपकी गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रवती नगरी अगर पूछा जाए तो वो होगी आपकी आहड़ की सभ्यता। साथियों, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यताएं जितनी भी थी, क्योंकि पहले पत्थर का प्रयोग हुआ, फिर तांबे का प्रयोग हुआ, इनके बीच के संक्रमण काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया, जब तांबे और पत्थर का संयुक्त रूप से प्रयोग हुआ, और फिर बाद में ताम्रयुगीन सभ्यताएं आई। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की अगर ये जननी है, मतलब बाद में जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं आई उनमें शुरुआती सभ्यता ये गणेश्वर है, तो यहां केवल तांबे का प्रयोग नहीं हो रहा, इससे पहले के पाषाण का प्रयोग भी हो रहा है। तो ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। एक एग्जाम में आया था कि गणेश्वर निम्नलिखित में से किस काल की सभ्यता है, तो याद रखना, गणेश्वर केवल ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है, ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। और जननी यानी कि सबसे पहले इसका विकास हुआ ताम्रयुगीन सभ्यताओं में। तो ये इसने पाषाण काल भी तो देखा होगा, तो ताम्र पाषाण काल की ये सभ्यता है। यहाँ मकानों का निर्माण जो है वो पत्थरों से किया जाता था। देखो, तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग हो रहा है। 2800 ईसा पूर्व के लगभग की ये सभ्यता है। साथियों, मैंने आपको बताया था कि आहड़ की जो सभ्यता है वो लगभग 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक रही। कालीबंगा सभ्यता 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रही। लेकिन गणेश्वर का जो कालक्रम है वो 2800 ईसा पूर्व तक का रहा है। इसलिए गणेश्वर सभ्यता राजस्थान की सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ये जो चार सभ्यताएं हम देखते हैं, आहड़, गणेश्वर, बेराट और कालीबंगा, इनमें सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। कई विशेषता इस सभ्यता की है जो हम देखते हैं कि यहाँ का जो मानव था, आदिम मानव था, शिकारी प्रवृत्ति का था और खाद्य संग्रहक प्रवृत्ति का था। यानी कि यहाँ का जो मनुष्य था केवल शिकार करता था और उस शिकार को खाता था। उत्पादन के नाम पर इसे कुछ नहीं आता था, यानी कि ये केवल कंज्यूम करना जानता था, प्रोड्यूस करना नहीं जानता था। यहां से जो उपकरण मिले हैं या यहां से जो बर्तन मिले हैं उनमें तांबे की मात्रा 99% है, यानी कि इस तांबे की शुद्धता यहां पर बहुत ज्यादा थी। यहां से जो उपकरण मिले हैं उनमें 99% जो मात्रा है वो तांबे की देखी जाती है। फिर यहां तांबे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता था, इसलिए हड़प्पा के केंद्रों को भी तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से ही की जाती थी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। हड़प्पा के जो केंद्र थे, मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, चन्हूदड़ो हुआ,
बाकी जो केंद्र है लोथल धोलावीरा, वहां तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से की जाती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से बर्तन, किस धातु की चीजें यहाँ से मिली है। तो सबसे पहले एक चीज सामने आती है, मैंने बताया कि यहाँ का मनुष्य शिकारी था, खाद्य संग्रहक था, यहाँ का मनुष्य उत्पादक नहीं था, इस बात का विशेष ध्यान रखना, उत्पादक नहीं है। तो यहाँ से मनुष्य शिकारी था, शिकार करता था, मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से मिले हैं, और मछली पकड़ने के ये जो कांटे हैं ये तांबे के कांटे मिले हैं। उसके बाद पत्थर से निर्मित एक बांध मिला है जिसके किनारे ये मछलियां पकड़ा करते थे, और ये बांध पत्थरों से बना हुआ था। मकानों का निर्माण यहाँ पत्थरों से हुआ, बांध का निर्माण यहाँ पत्थर से हुआ, एक बांध जैसी एक संरचना मिली है यहाँ से। तांबे के बाणाग्र, देखो मैंने कहा शिकारी था तो बाणाग्र, बाण के आगे का जो हिस्सा है ये वाला, ये बाण का पूरा हिस्सा है, तो बाण के आगे का ये जो हिस्सा है, नुकीला हिस्सा, ये यहां से मिला है। तांबे के कई बाणाग्र मिले हैं, तीर यहां से मिले हैं, भाले यहां से मिली है, और तांबे की सुइयां भी जो है वो यहां से मिली है। उसके बाद यहां से जो मृद भांड मिले हैं ये विशेष प्रकार के हैं। मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा और आहड़ से काले और लाल मृद भांड मिले थे, लेकिन यहां से गणेश्वर से जो मृद भांड मिले वो कृपश वर्णी मृद भांड है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के मृद भांडों में काले के साथ लाल रंग का प्रयोग नहीं होता था, काले के साथ नीले रंग का प्रयोग होता था। तो प्रश्न है कि राजस्थान में किस स्थान से लाल नीले बर्तन प्राप्त हुए हैं? देन आंसर होगा कि वो लाल नीले बर्तन जिन्हें कृपश वर्णी मृद भांड कहा गया है वो प्राप्त हुए हैं आपके गणेश्वर से। आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की हमने जानकारी ली, तो यहाँ का मानव शिकारी था, खाद्य संग्रहक प्रवृत्ति का था, मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और काले नीले मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता पढ़ने के बाद कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, इन तीन बड़ी सभ्यताओं के बाद, तीन मुख्य सभ्यताओं के बाद अगली जो सभ्यता है वो है बेराट की सभ्यता। बेराट जो जयपुर में स्थित है, विराट नगर इसे कहा जाता था। बाणगंगा नदी के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ, और उत्खननकर्ताओं के नाम यहां से कई बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्खननकर्ता बेराट के उत्खनन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा जो इन तीन के अलावा होगा। तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया, नीलरत्न बनर्जी ने इसका उत्खनन किया, और कैलाशनाथ दीक्षित, इन तीनों के समूह के द्वारा यहां पर अलग अलग टाइम पीरियड में उत्खनन किया गया। साथियों एक बात याद रखना कि यहां से जो अवशेष मिले हैं वो कई कालों के अवशेष मिले हैं। जैसे यहां से पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल के भी कुछ अवशेष मिलते हैं, यहां से महाभारत काल के, महाजनपद काल के, मौर्य काल के, मौर्योत्तर काल के, हर्षवर्धन काल के और मध्य काल के। यहां एक क्रमिक सभ्यता का विकास हुआ। अलग अलग शासन काल में, अलग अलग टाइम पीरियड में यहां पर बस्तियां बसी। यहां के लोग किन किन चीजों का प्रयोग करते थे ये हम आगे देखेंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यहां से कई कालों के जो है साक्ष्य मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र हमें यहां से मिलते हैं, पत्थरों पर बने हुए चित्र हमें मिलते हैं, इसलिए प्राचीन युग की चित्रशाला भी जो है वो इसे कहा जाता है। बेराट से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और किस किस काल के साक्ष्य बेराट में मौजूद है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल। जब प्राचीन राजस्थान की हमने शुरुआत की थी पहले वीडियो में, तब मैंने आपको यह बताया था कि राजस्थान में मध्य पाषाण काल के उपकरण या मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो आपके लूणी नदी, बेडस नदी के किनारे से और विराटनगर से मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के शैल चित्र यहां से मिले हैं। शैल चित्र मतलब गुफा में पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में हाथी, भालू, हिरण के या कई ज्यामितीय अलंकरण भी यहां से देखने को मिला है। इसलिए बेराट को जो है वो प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं महाभारत काल की, तो महाभारत काल में हम सभी को पता है कि पांडवों को अज्ञातवास मिला था, और पांडव जो है अज्ञात मतलब पांडवों को जो वनवास मिला, उस वनवास में कुछ साल अज्ञातवास का भी था कि यानी कि एक ऐसा
वनवास जिसमें अगर कोई उन्हें देख लेता है, कोई उन्हें पहचान लेता है, तो उनका वनवास वापस शुरू से स्टार्ट होगा। तो वो अज्ञातवास के दौरान पांडव विराटनगर वाले क्षेत्र में आए थे और कुछ समय के लिए यहां पर रुके थे। महाभारत काल के और अगर बात करें तो यहां भीम के नाम से एक भीम डूंगरी मिलती है। भीम जो 5 पांडवों में बलशाली था। भीमताल यहां से मिला है। पांडुपोल, विराट पर्व, बाणगंगा मेला जिसे कहा जाता है, ये महाभारत कालीन अवशेष बेराट से मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें महाजनपद काल की, तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल पढ़ने को मिलता है। महाजनपद काल का मतलब नए नगरों का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मत्स्य जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। यही विराटनगर जो राजा विराट के द्वारा बसाई गई थी, इसी विराटनगर को आज बेराट के नाम से जाना जाता है। तो यहां महाजनपद काल का भी संबंध बेराट से रहा है। उसके बाद मौर्य काल आता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय यह बेराट वाला क्षेत्र मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में उसके अधीन रहा था। इसकी जानकारी हमें यह मिलती है कि 1836 में कैप्टन बर्ट के द्वारा बेराट से उत्खनन किया गया और एक शिलालेख यहां से खोजा गया। कैप्टन बर्ट ने 1836 में यहां से भाब्रू शिलालेख की खोज की। इसी भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है और जानकारी यह मिलती है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मित्रों, हमें जैसा पता है कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 8 वर्ष बाद जो कलिंग का युद्ध लड़ा, उस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध विजय की नीति के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसी अभिलेख को त्रिरत्न शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, इनके प्रति सम्राट अशोक के द्वारा आस्था प्रकट की गई है। इसीलिए इस भाब्रू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। भाब्रू शिलालेख में कुछ बौद्ध ग्रंथों की भी जानकारी मिलती है। उन बौद्ध ग्रंथों का नाम इसमें लिया गया है। लगभग 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है, जैसे लागुलोवाद, अनीय प्रकाशनी, कई सारे बौद्ध ग्रंथ इसमें मिलते हैं। ठीक है साहब। तो मौर्य काल के बाद कुछ साक्ष्य मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब शुंग, कुषाण, शक, इन्होंने मौर्यों के बाद मगध क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया था। मौर्योत्तर काल के कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो कुछ पंचमार्क मुद्रा है, आहत मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। आहत मुद्राओं का मतलब यह है कि उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, उन्हें पंच किया जाता था, कुछ चिन्ह उन पर मिलते थे, उन्हें पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये पंचमार्क मुद्राएं मौर्यों के बाद प्रचलन में आई, मौर्योत्तर काल में प्रचलन में आई। तो बेराट से कुल 8 मौर्योत्तर कालीन आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। यहां से कुछ यूनानी मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त हुई है, हिंद यूनानी शासकों की प्राप्त हुई है और उनकी संख्या है टोटल 28। साथियों, इन 28 यूनानी मुद्राओं में से टोटल 16 मुद्राएं एक यूनानी शासक हुए जिनका नाम था मिनांडर की ये मुद्राएं प्राप्त यहां से हुई है। मौर्योत्तर काल की ये आहत मुद्राएं और यूनानी मुद्राएं जो यहां से प्राप्त हुई है। अगर मौर्य काल की जब हम बात कर रहे थे कि सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख यहां से मिला है, सम्राट अशोक का एक और खंडित शिलालेख यहां से प्राप्त हुआ 1872 में CL कार्लाइल के द्वारा। यहां से अशोक का एक खंडित शिलालेख भी प्राप्त किया गया। इसके अलावा यहां पर अशोक के समय बने हुए कई बौद्ध मठ मिले हैं, कई मंदिर मिले हैं और यहां से मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में प्रचलित उत्तरी काले पोलिशदार मृतभांड, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ये भी यहां से मिले हैं। मृतभांड प्राचीन समय की जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमने देखा कि कालीबंगा, आहड़, यहाँ के जो लोग थे वो काले और लाल मृतभांडों का प्रयोग करते थे। उसके बाद हमने देखा कि गणेश्वर में लोग कृपशवर्णी मृतभांडों का प्रयोग करते थे, काले और नीले मृतभांडों का।
यहाँ जो मृद भांड थे वो उत्तरी भारत से प्राप्त काले चमकीले मृद भांडों का प्रयोग जब हो रहा था तब यह सभ्यता फली फूली। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन काल में क्या बेराट का क्या संबंध रहा? तो सम्राट हर्षवर्धन जब गुप्त काल के बाद अगले राजा बने और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश उनके द्वारा शुरू किया गया, तो उनके समय एक चीनी यात्री जिसे यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित कहा जाता है, नाम था उसका हेनसांग। हेनसांग ने राजस्थान और भारत के कई क्षेत्रों की यात्रा की। राजस्थान में भीनमाल में भी हेनसांग के द्वारा यात्रा की गई, राजस्थान में बेराट में भी उसके द्वारा यात्रा की गई। बेराट में जब उसने यात्रा की तो हेनसांग अपने यात्रा वृतांत सीयू की, जो उसने ग्रंथ लिखा सीयू की, इस सीयू के ग्रंथ में हेनसांग बताता है कि उसने बेराट में कई बौद्ध मठों और कई मंदिरों का दृश्य उसने देखा जो सम्राट मौर्य काल के बने हुए थे। तो हेनसांग भी अपनी यात्रा वृतांत में बेराट की जानकारी देता है। उसके बाद मध्यकाल जब स्टार्ट हुआ तो मध्यकाल में भी यहाँ अकबर के समय पे कई ईदगाह बने, अकबर ने एक जैन मंदिर बनवाया, मुगलों की टकसाल यहाँ हुआ करती थी और यहाँ से जयपुर के कछवा वंश के राजा राम सिंह द्वितीय जी को एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई। ये सभी मध्यकालीन अवशेष हैं। तो यहाँ से पाषाण काल के शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, महाभारत काल के अवशेष, महाजनपद काल के अवशेष, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल और मध्यकाल के अवशेष भी मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर जिस लिपि का प्रचलन था वो थी शंख लिपि। शंख लिपि प्रतीकात्मक लिपि थी, इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। बताया जाता है कि इस शंख लिपि का प्रयोग तब किया गया जब बेराट पर भारी आक्रमण हुए और यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे अपनी जान बचाकर भागे और एक दूसरे को रास्ता बताने के लिए उन्होंने इस प्रतीकात्मक गुप्त लिपि, जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग लिपि भी कह सकते हैं, उस कोडिंग लिपि का इन्होंने प्रयोग किया और वो शंख लिपि के नाम से जानी जाती है। ठीक है साहब, यहां से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उन पर स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है और स्वास्तिक का मतलब है सूर्य पूजा। स्वास्तिक का चिन्ह यहां से मिलता है। उसके बाद त्रिरत्न चक्र, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है त्रिरत्न, उस त्रिरत्न चक्र का भी अंकन यहां मृद भांडों पर मिलता है। उसके बाद यहां से कई पत्थर की थालियां मिली, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो सूती कपड़े के अवशेष भी जो है वो आपको बेराट से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से एक सिंह की, एक शेर की मूर्ति मिली है पत्थर से बनी हुई, लेकिन वो भग्न अवस्था में है, टूटी हुई अवस्था में है। लोहे के कई उपकरण यहाँ से मिले हैं और पत्थरों की यहाँ पर काफी भरमार थी। आसपास के क्षेत्र में काफी पत्थर मौजूद थे, उसके बावजूद भी यहाँ मकानों का जो निर्माण है वो ईंटों से किया गया है। साथियों, तो ये आपकी बेराट की सभ्यता थी, प्राचीन काल की चित्रशाला इसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अवशेष राजस्थान में अगर कहीं से मिले हैं, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में अगर कहीं से मिले हैं तो वो है आपका बेराट। याद रखना, बेराट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो मौर्य काल के अवशेषों से पूछा जाएगा या फिर बौद्ध धर्म के अवशेषों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष केवल बेराट से मिलते हैं, उसके अलावा कई शिलालेख चित्तौड़ वगैरह मिलते हैं, लेकिन उत्खनन के आधार पर अगर हम देखें तो पुरातात्विक अवशेष यहां से ज्यादा मिलते हैं। बेराट के बाद हम देखते हैं कई छोटी छोटी सभ्यताएं हमारे सामने आती हैं। उनसे पहले हम ये देखें इनका कालक्रम, एक बार ये सूची हम देखते हैं, सभ्यता, इनका कालक्रम और यहाँ कौन कौन से मृद भांड प्रचलित थे, एक ये नजर हम देख लेते हैं। कालीबंगा 2300 से लेकर 1750 बीसी तक मौजूद रही। यहाँ काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग हुआ। आहड़ की सभ्यता 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक रही। यहाँ से भी काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग हुआ। तो यहाँ भी काले और लाल मृद भांड है कालीबंगा में, और आहड़ में भी काले और लाल मृद भांड है। लेकिन इनमें फर्क इतना है कि आहड़ से जो बर्तन मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, ये मजबूत है, सुडौल है और बड़े आकार के हैं। लेकिन कालीबंगा के जो मृद भांड मिले हैं ये हल्के हैं, सुडौलता का इनमें अभाव है, ये कम मजबूत मिले हैं। गणेश्वर 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है
और यहां से काले और नीले कलर के मृदभांड मिले हैं। उसके अलावा बेराट की जो सभ्यता है, बेराट से 600 ईसा पूर्व से लेकर बाद तक के अवशेष कहीं यहाँ मिलते हैं। और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर यहां से मिले हैं। तो ये एग्जाम में कई बार इनका कालक्रम भी पूछ लिया जाता है, कई बार कौन कौन से मृदभांड यहाँ प्रचलित थे उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। साथियों याद रखना, इन 4 सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सभ्यता है आपके सामने गणेश्वर सभ्यता। अब आगे हम बात करें तो कई सारी सभ्यताएं हमारे यहाँ देखने को मिलती है, जैसे अलग अलग टाइम पीरियड की, अलग अलग काल की जो सभ्यताएं हैं उनमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि ताम्रयुगीन सभ्यताएं कि साहब जहां से तांबे के भी कुछ उपकरण मिले, पत्थर के भी कुछ उपकरण मिले या कांसे के भी कुछ उपकरण मिले। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में केवल तांबे का ही प्रयोग नहीं हुआ, वहां पत्थर का भी प्रयोग होता था, वहां कांसे का भी प्रयोग होता था। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में ये स्थल आपको देकर इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। चूंकि ये एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो सारी मैंने एक जगह आपको ये लिख कर दी है। गणेश्वर के बारे में हम पढ़ चुके, गणेश्वर सीकर में है। आहड़ के बारे में हम पढ़ चुके, आहड़ उदयपुर में है। कालीबंगा के बारे में पढ़ चुके, गिलुंड के बारे में हम पढ़ चुके। इसके अलावा अब आगे देख ली, झाड़ोल उदयपुर में है, पिंड पांडलिया ये चित्तौड़ में है, कुराड़ा नागौर में है, पूगल और साबणिया ये बीकानेर में। साथियों इनकी लोकेशन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, नाम देकर कि किस जिले में है, किस स्थान पर है, इनको ढंग से याद कर लेना आप एक बार। तो झाड़ोल उदयपुर में है, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में है, कुराड़ा नागौर में है, पूगल और साबणिया बीकानेर में है। जयपुर में नंदलालपुरा, किराडोत और चीथवाड़ी ये 3 सभ्यता केंद्र हैं जहां से ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। इसके बाद जालोर में एलाना, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, सवाई माधोपुर में कोल माहोली और भरतपुर में है मलाह। साथियों यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। हम बड़ी बड़ी सभ्यताओं के चक्कर में रह जाते हैं, कालीबंगा गणेश्वर आहड़ को पढ़ते पढ़ते, और वो यहां से प्रश्न पूछ लेता है। तो इनके बारे में अपन को जानकारी रखनी है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये यहां से क्वेश्चन टपक सकता है इनकी लोकेशन को लेकर। ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी। कुछ लोह युगीन सभ्यताएं भी राजस्थान में थी, जैसे कि नोह जो भरतपुर में थी, जोधपुरा की सभ्यता जो जयपुर में साबी नदी के किनारे पर पनपी, उसके बाद कांतली नदी के किनारे पर झुंझुनू में सुनारी की सभ्यता है, और टोंक में ढील नदी के किनारे पर रेड की सभ्यता है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता था। तो ये लोह युगीन सभ्यता है, यहाँ से लोह उपकरणों की या लोहे के प्रचलन की के अवशेष हमें यहां से मिले हैं। अब ये जो सभ्यता है मैंने ताम्र युग की बताई, या ये जो सभ्यता है मैंने लोह युग की बताई, इनमें कुछ सभ्यताओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे एक पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे बागोर से। तो बागोर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बागोर जो है साथियों भीलवाड़ा में है, और किस नदी के किनारे पर है? कोठारी नदी के किनारे पर। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो वीएन मिश्र और एलएस लेशिन के द्वारा किया गया। यह बागोर की सभ्यता इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मध्य पाषाण काल के कुछ एक क्षेत्र ही हमें यहां से मिले हैं, और भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर है। यह ज्योग्राफी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया, और वीएन मिश्र जो है ये डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर हुआ करते थे। लघु पाषाण उपकरणों का सबसे बड़ा भंडार यहां से मिला है। लघु पाषाण उपकरण साथियों याद रखना, माइक्रोलिथिक्स, पाषाण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण में पत्थरों का प्रयोग तो मनुष्य करता था औजार के रूप में, लेकिन उन पत्थरों की कटिंग करने की कला उसके पास नहीं थी, तो मोटे मोटे पत्थरों को लेकर ही जानवरों को मारता था। लेकिन जब उसका ब्रेन का विकास हुआ और मध्य पाषाण काल आया, तो मनुष्य ने उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको तिकोना करना शुरू कर दिया। तो लघु यानी छोटा पाषाण उपकरण, तो छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनाए गए। तो लघु पाषाण उपकरणों का एक विशाल भंडार जो है वो बागोर से देखने को मिलता है। पशुपालन और साथ में कृषि के
प्राचीनतम अवशेष जो है वो हमें बागोर से मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन की शुरुआत होती है और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर में पशुपालन के भारत में प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। तो ये पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले? बागोर से मिले। इसके अलावा यहाँ तांबे की कई चीजें, कई उपकरण यहां से प्राप्त हुए। इनमें छिद्र युक्त सुई भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो सुइयां मिलती थी उसमें छिद्र वगैरह नहीं थे। तो छिद्र युक्त सुई जो है वो कहां से प्राप्त हुई है? वो आपके बागोर से प्राप्त हुई है। याद रखना, कोठारी नदी, वी.एन. मिश्र, एल.एस. लेशिन लघु पाषाण उपकरणों का भंडार है और ये मध्य पाषाण काल का एक सभ्यता स्थल है। मध्य पाषाण काल, यहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में मध्य पाषाण काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? देन आंसर होगा बागोर से। इसके बाद उदयपुर में वल्लभ नगर से वी.एन. मिश्र के द्वारा ही एक और सभ्यता खोजी गई थी और वो थी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि यहां से कुछ चीजें ऐसी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के साथ इसका संबंध रहा होगा। ये ताम्र पाषाण काल की सभ्यता थी। यहां से हाथी और चंद्रमा के अंकन वाली कुछ मोहरें मिली है। कुछ मोहरें मिली है, मोहरें मतलब कुछ सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा का अंकन मिलता है। 12 कमरों वाला एक विशाल भवन यहां से मिला है। हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा यहां से मिला है। साथियों याद रखना, सूती वस्त्र जो है वो आपको मिलता है एक तो बेराट से, और एक हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा जो है वो बालाथल से भी प्राप्त होता है। कई तांबे के उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ताम्र पाषाण सभ्यता तभी तो मानी जाएगी जब तांबे के उपकरण प्राप्त होंगे। लोहा गलाने की कुछ भट्टियां भी जो है वो यहां से प्राप्त हुई है। उसके बाद रेड, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर आप सभी को पता है, भारत में पहली बार जब लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत की गई तो उसे उस वाले एरिया को जमशेदपुर जिसे अभी वर्तमान में जाना जाता है, उस जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जमशेदजी टाटा के द्वारा वहां पर लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। रेड की सभ्यता टोंक जिले में है, डील नदी पर है और केदारनाथ पुरी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। 1938 से लेकर 1940 तक 3 सालों तक उत्खनन जारी रहा। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब तक भारत में लौह उपकरणों का एक बड़ा भंडार जो है वो यहां से मिला है। पूरे भारत में लौह उपकरणों का, लोहे के औजारों का सबसे बड़ा भंडार यहां से मिला है। यह लौह युगीन सभ्यता थी और प्राचीन भारत का टाटा नगर इसे कहा जाता है। आहत मुद्राएं, लगभग 3000 के आसपास पंचमार्क आहत मुद्राएं यहां से मिली है। आहत मुद्राओं के बारे में आपको ये बता चुका हूं कि मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल आया, शक, शुंग, कुषाण हो, ये जब लोग आए तो इनके समय जो मुद्राएं चला करती थी उन्हें आहत या पंचमार्क मुद्राएं कहा करते थे, जिन पर कुछ चिन्ह बने होते थे, जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, त्रिशूल का। तो पंच किए हुए वो रहते थे, इसलिए उन्हें पंचमार्क मुद्राओं के नाम से भी जाना जाता था। तो आहत मुद्राओं का एक बड़ा भंडार, लगभग 3000 मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। याद रखें। कुछ सिक्के और यहां से मिले हैं, जैसे मालव जनपद का सिक्का। साथियों ये जो जनपद शब्द है ना, ये जनपद शब्द ऐसे बना है कि सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो पंजाब वाले क्षेत्र में जो कुछ जनजातियां रहती थी, तो कुछ जनजातियों ने तो सिकंदर का सामना किया, कुछ सिकंदर की तरफ मिल गई, या कुछ डर के मारे भागकर इधर नीचे भारत में आई तो राजस्थान में आकर बस गई। जैसे टोंक वाले एरिया में मालव आए तो वो मालव जनपद स्थापित हो गया। जैसे उसके बाद चित्तौड़ वाले क्षेत्र में शिवी जनजाति गई, वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया तो वो शिवी जनपद कहलाया। तो मालव जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? रेड से प्राप्त हुए। ये मालव जनपद के सिक्के, टोंक में एक और स्थान है जो है नगर, यहां से भी मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं और मालव जनपद के लगभग 6000 सिक्के यहां से प्राप्त हुए। मालव जनपद का केंद्र था, मालवों का केंद्र था नगर, जो टोंक में है, जिसे खेड़ा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात करें रेड की, तो मालव जनपद के सिक्के यहां से मिले। लघु पाषाण लौह उपकरणों का एक बड़ा विशाल भंडार यहां से प्राप्त हुआ। आहत मुद्राओं का भंडार यहां से प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यूनानी शासकों की, ग्रीक यूनानी शासकों की जो मुद्राएं थी वो भी यहां से प्राप्त हुई। बताया जाता है कि साहब अपोलोडोक्स जो एक यूनानी शासक था, उस अपोलोडोक्स की मुद्रा भी यहां से प्राप्त हुई है। टोंक में अगली एक सभ्यता है, उसे खेड़ा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। टोंक के पास में जगह पड़ती है नगर, नगर से ये
सभ्यता की खोज की गई है। नगर मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि नगर के पास में ही जो है मेरी पोस्टिंग भी है। मालव जनपद के ये सिक्के हैं। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। किस काल की है? शुंग काल की। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया और मौर्योत्तर काल में कुछ देशियों कुछ विदेशी राजवंशों ने शासन किया। उनमें से एक भारतीय वंश था शुंग वंश। आपने नाम सुना होगा पुष्यमित्र शुंग। और उस पुष्यमित्र शुंग की यह बात जानकारी है कि बौद्ध धर्म का कटु विरोधी था। वैदिक धर्म की ये पुनर्स्थापना करने वाला व्यक्ति था। इसने आदेश दिया था अपने सैनिकों को कि कोई भी आदमी, पुष्यमित्र शुंग की बात बता रहा हूं मैं, कि कोई भी आदमी अगर किसी बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लेके आएगा तो मैं उसे 1000 मुद्राएं दूंगा। अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, उन 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला भी पुष्यमित्र शुंग था। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में बताया गया है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो शुंग काल की है, ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नगर से प्राप्त हुई है। कुषाण काल की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, रति कामदेव की मूर्ति। ये रति कामदेव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नगर से प्राप्त हुई है। एक मूर्ति और प्राप्त हुई है, अपने हाथ में कमल लिए माता लक्ष्मी जो देवी है धन की, जिसे उमा के नाम से भी जाना जाता है। तो उमा या लक्ष्मी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? वो है नगर से। आप इतना सा याद रखना, दो चीजें याद रख लेना कि नगर जो है, यहां से मालव जनपद के सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं। मालव जनपद का एक केंद्र था, उनकी राजधानी था। और दूसरा जो है, यहां से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इधर रेड में आपको याद रखना है, प्राचीन भारत का टाटा नगर इसे कहा जाता था। आहत मुद्राओं का और लोह उपकरणों का एक बड़ा भंडार यहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ में एक स्थान वर्तमान में है जो है नगरी। नगरी की खोज 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। बड़े इतिहासकार थे D.R. भंडारकर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक का जीवन लिखा। D.R. भंडारकर के द्वारा नगरी की खोज की गई 1904 में, इसका उत्खनन किया गया। शिवी जनपद के सिक्के यहां से प्राप्त हुए। याद रहे मैंने बताया कि सिकंदर के अटैक के समय शिवी नाम की जनजाति इस चित्तौड़ वाले क्षेत्र में आ जाती है। जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था कि मेवाड़ से पहले कभी इसका नाम शिवी जनपद हुआ करता था। तो शिवी के जनपद में जो सिक्के चलते थे वो सिक्के वर्तमान में नगरी से प्राप्त हुए। इस शिवी जनपद की प्राचीन राजधानी हुआ करता था माध्यमिका। इस माध्यमिका की पहचान की गई है वर्तमान के नगरी से कि ये नगरी पहले माध्यमिका कहलाता था और शिवी जनपद की राजधानी हुआ करता था। तो जहां शिवी जनपद स्थापित था वहीं से तो शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त होंगे। ठीक है साथियों, नगरी से एक और चीज मिली है, इंपॉर्टेंट है, नटराज की प्राचीनतम मूर्ति। राजस्थान में नटराज मूर्ति के प्रचलन की भगवान शिव की नृत्य रत्न मुद्रा जो है वो है नटराज मुद्रा। उस नटराज की मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति, नटराज की प्राचीनतम मूर्ति राजस्थान में नगरी से प्राप्त हुई है। इस बात का भी आप याद रखें। उसके बाद लोहयुगीन सभ्यताओं में अगर हम आगे बात करें तो नोह एक सभ्यता है जो भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे पर विकसित हुई। 1963-64 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहां से जो चीजें मिली है काफी इंपॉर्टेंट है। यक्ष बाबा की मूर्ति, जाखम बाबा की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। तो राजस्थान में जाखम बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? भरतपुर से प्राप्त हुई। जाखम बाबा का मेला कहां बढ़ता है? वो भरतपुर में बढ़ता है। तो यक्ष की मूर्ति, जाखम बाबा की मूर्ति जो किस काल की है? शुंग काल की। यह मूर्ति भी प्राप्त हुई आपके नोह से। कुषाण शासकों के सिक्के भी यहां से मिलते हैं, जैसे हुविष्क, वशिष्क जो कनिष्क के बाद के शासक थे, हुविष्क, वशिष्क, उनके सिक्के भी, कुछ कुषाण शासकों के सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए हैं। नोह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मौर्योत्तर काल में गंदा पानी इकट्ठा करने के लिए पहली बार चक्रकूपों, रिंग वेल्स, गोल आकार के कुएं, उनकी शुरुआत हुई थी। और यहां नोह से भी एक चक्रकूप, रिंग वेल्स, याद रखना, रिंग वेल्स, ये रिंग वेल्स के जो प्रमाण हैं ये भी आपके कहां से मिलते हैं? ये नोह भरतपुर से मिलते हैं। उसके बाद झुंझुनू में एक सभ्यता है, एक सभ्यता स्टार्ट हुई, इसका नाम है सुनारी, कांतली नदी के किनारे पर। याद रखना, कांतली नदी के किनारे पर सीकर में है गणेश्वर की सभ्यता और कांतली नदी के किनारे पर झुंझुनू में है सुनारी की सभ्यता। लोहयुगीन सभ्यता है।
लोहा गलाने की यहां से भट्टियां मिली है, तो लोहा गलाने की भट्टियां तो और जगह से भी मिली है, लेकिन यहां से धोकनी युक्त भट्टियां मिली है, इस बात का ध्यान रहे आपको। फूंकनी जिसे हम कहते हैं फूंक मारने के, जो चूल्हे वगैरह में फूंक मार, तो टेम्परेचर सेट करने के लिए धोकनी युक्त भट्टियां सुनारी से मिली है। बाकी नौ से भी भट्टियां मिली है लोहा गलाने की, इस बात की भी जानकारी रहे। मौर्योत्तर कालीन मृद भांड यहां से मिले हैं, और मौर्योत्तर कालीन मृद भांडों के बारे में हमें जानकारी है कि नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, जो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड थे, वो सुनारी से मिले हैं। भीनमाल, भीनमाल इंपॉर्टेंट है। भीनमाल से कुछ चीजें ऐसी मिली है जो बाकी सभ्यताओं में नहीं मिली। भीनमाल के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार किया करते थे। भीनमाल जिसका प्राचीन नाम है श्रीमाल, भीनमाल जहां हेनसांग ने यात्रा की, भीनमाल जो वर्तमान जालोर में है, इस भीनमाल का उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया। यहां से प्राप्त साक्ष्यों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रोमन एम्फोरा और रोमन सुराही। एम्फोरा का मतलब होता है शराब रखने का पात्र, तो रोमन देशों में जो सुराही रखने का पात्र था, शराब रखने का जो पात्र था, वो रोमन एम्फोरा भीनमाल से प्राप्त हुआ है। और रोमन सुराही, सुराही मतलब जो पुराने टाइम पे अगर आपने देखा हो गांव वगैरह में, तो गर्मियों के टाइम पे पानी को ठंडा रखने के लिए सुराही, बिल्कुल अच्छे अच्छे बर्तन बनाए जाते थे, पतली गर्दन उनकी होती थी, नीचे से चौड़ा आकार होता था। तो रोमन सुराही और रोमन एम्फोरा की प्राप्ति कहाँ से हुई है? भीनमाल से हुई है। इसकी जानकारी हमें ये भी मिलती है कि रोमन एम्फोरा और रोमन सुराही मिली, इसका मतलब रोम के साथ, रोम की सभ्यता के साथ इनका विदेशी व्यापार हुआ करता था। तो साथियों, ये सारी सभ्यताएं हमने देखी, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पाषाण काल से शुरू हुए, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद ताम्र युग, ताम्र युग के बाद कांस्य युग, कांस्य युग के बाद लोह युग, और लोह युग के बाद मौर्योत्तर काल में जो संस्कृतियां पनपी, उनके बारे में सब हमने देखा। तो साथियों, ये राजस्थान का प्राचीन इतिहास है, और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में सभ्यताओं का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है। और सभ्यताओं के इतिहास में कहां कहां से क्या क्या मिला है, क्या क्या उपनाम है, क्या क्या इनके सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं, किस किस ने इसकी खोज की, इन सबके बारे में हमें, अगर हम इनको नोट्स बनाकर 4, 5, 6 बार अगर इनको पढ़ लेंगे तो ये कंटेस्ट हो जाएगी, और एक आइडिया बैठ जाता है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या उसके आंसर हो सकते हैं। इन पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि पहली बार ये पढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पढ़ने के लिए किसी भी टीचर के पास कोई कहानी किस्से नहीं होते हैं। ये एक टास्क होता है, एक चैलेंज होता है किसी भी हिस्ट्री टीचर के लिए। इसीलिए मैंने प्राचीन राजस्थान से शुरुआत न करके मध्यकालीन राजस्थान से शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, अगली क्लास में आधुनिक राजस्थान के इतिहास के साथ, कई किस्से, कई कहानियों के साथ, अंग्रेजों की कहानियाँ, मराठों की कहानियाँ, राजस्थान के राजपूत शासकों की कहानियाँ और आज़ादी की कहानी, क्रांतिकारियों की कहानी, उसके लिए तब अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।